देखिए, जहाँ तक नॉइज पोल्यूशन की बात है, मुझे लगता है कि नॉइज पोल्यूशन को लेकर के अवेयरनेस बहुत लो है। यूज योर ओन कॉमन सेंस, टेल योर पीपल यार नॉट टू प्ले द म्यूजिक बियॉन्ड 10 o'clock ना, डोंट हैरेस पीपल, यू नो। आप लोगों की बदुआएं क्यों ले रहे हैं? आपका होटल नहीं चलेगा, आपका बार नहीं चलेगा। शादियों के सीजन में वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, और अगर शादियाँ नहीं भी हो रही तो वहाँ इतने सारे ओपन एयर कैफेज हैं जिनकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, WHO ने भी कहा हुआ है कि अगर प्रोलॉन्ग नॉइस लेवल बहुत ज़्यादा है, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, उनका लेवल बढ़ जाता है, आपके बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। बच्चों में इसका अलग इम्पैक्ट है क्योंकि उस टाइम उनका नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है। पता नहीं कोई गंभीरता से लेता क्यों नहीं है, लोग एडजस्ट क्यों करते हैं नॉइस पोल्यूशन में। दिल्ली से देहरादून आप 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, आपका स्वागत है। 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंचिए और 2.5 घंटे जो है फिर उस आसा रोडी से आप जो है वो राजपुर रोड तक पहुंचने में लगा दीजिए कि आप गए भाड़ में। आपकी कीमत जो है औकात जीरो है। सॉरी टू यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। क्या हमें टूरिज्म को उत्तराखंड राज्य में सोने की उस अंडे की मुर्गी की तरह बनाना है, जैसे एक लालची आदमी ने एक दिन रात में उस मुर्गी को काट दिया था कि जो रोज अंडे दे रही है, मैं आज ही सारे के सारे अंडे निकाल लूं। पना बिंदाल पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, लेकिन वो एलिवेटेड कॉरिडोर मैक्स अस्पताल के इलाके में आसपास आकर के खत्म होना है। अब आप कल्पना करिए कि वहां पर अगर आकर के 500, 1000, 2000, 1500 गाड़ियां अगर एक साथ आकर के मैक्स में गिरेंगी तो ट्रैफिक का और साउंड पोल्यूशन का और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का वहां पर क्या असर पड़ना है। हेलो दोस्तों, ये शादियों का सीजन है और हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं और आवाज़ कई बार अपनी हदों को पार कर हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। अगर आपका घर किसी रिजॉर्ट, बैंक्वेट हॉल के पास है या ओपन एयर कैफ़े के पास है तो आपने भी इस समस्या का सामना अवश्य किया होगा। पर ऐसी सिचुएशन में हमारे क्या अधिकार हैं और क्या समाधान हैं? आज द अननोन इंडिया की इस एपिसोड में हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण, उससे रिलेटेड नियमों की और अपने अधिकारों की, और देहरादून के जनरल वातावरण की और उसकी समस्याओं की। हमारे साथ हैं श्री अनूप नौटियाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अनूप जी SDC के संस्थापक हैं और देहरादून में लगातार हिमालय और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि देहरादून में क्या नॉइस पोल्यूशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले कुछ सालों में? देखिए, सबसे पहले तो आपने आज इनवाइट किया अपने इस अपने YouTube चैनल में, अपने पॉडकास्ट में, अपने प्लेटफॉर्म में और इसको लेके हम कितने समय से बातचीत कर रहे थे, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे विद यू। और जब हम इस एपिसोड के बारे में बात भी कर रहे थे तो मैं असल में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो है नॉइज़ पोल्यूशन को लेके जो है आपकी, अब आप उसको चिंता ही कहेंगे भाई एज ए सिटीजन, और कि आप अपने प्लेटफॉर्म को एक ऐसे सामाजिक मुद्दे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं जिसके बारे में, जिस शोर के बारे में कहीं कोई शोर नहीं है, उसको ऐसा भी कहा जा सकता है। वो शोर तो बहुत है। इस दून घाटी की जो शांत फिजा एक ज़माने में हुआ करती थी, उसमें उस शोर का शोर तो बहुत है, लेकिन एक ये देखिए ना कितना बड़ा उसका क्या कहेंगे उसका, कि उसका दूसरा पहलू ये है कि उसका कहीं कोई शोर ही नहीं, उसमें बात ही कहीं नहीं हो रही है। सो आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनके बिहाफ पे आई वांट टू थैंक यू कि आपने आज इस टॉपिक को चुना है। यू नो, इसको हम अगर बड़े सिंपल वे में पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन आपने उससे हमारी बातचीत शुरू हो रही है, तो जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमें देख रहे हैं, पहले तो अगर हम इसको बड़े सिंपल वे में समझें कि साउंड पोल्यूशन है क्या, है ना, तो और उसको कैसे मेजर किया जाता है। अब क्योंकि हर चीज़ के, जिससे हम हिंदी में एक शब्द होता है मानक जिसको हम कहते हैं, या अंग्रेजी में स्टैंडर्ड कहते हैं, तो हम बिल्कुल बुनियादी स्तर पर बात करेंगे कि जैसे अगर कोई नर्सरी क्लास में भी अगर कोई बेबी है, बच्चा है, हम वहाँ से भी अगर उस लेवल से अपनी बात को स्टार्ट करें, तो आज हम कहते हैं कि भाई हम बीमार हैं, तो हम कहते हैं भाई हमारे को बुखार 102 डिग्री 103 डिग्री हो गया। या जब हम एयर पोल्यूशन की इतनी बात होती है तो बार बार अब तो AQI बड़ा, हर कोई कहता है AQI जानता है, समझता है, एटलीस्ट उसके भले फिगर्स ना मालूम हो, लेकिन AQI लोगों की जुबान पे चढ़ गया है। तो 24 घंटे में एक हो गई रात और एक हो गई दिन। अब रात क्या है और दिन क्या है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ये जो 8 घंटे का समय है, इसे हमारे देश के कानून के हिसाब से रात कहा गया है। हम साउंड पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक
आपको 8 घंटे आराम से सोना है, तो ये रात का समय हो गया। और आप अब 6 बजे उठ गए, अब आपका दिन शुरू हो गया, तो सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, तो पहले के 8 घंटे ये निकल गए और रात के, और 16 घंटे आपके दिन के निकल गए। तो इन दोनों अवधियों में जो हमारा मानक या स्टैंडर्ड है वो अलग है। तो पहली बात तो हमें समझने की जरूरत है। दूसरी बात, अब क्लासिफिकेशन कैसे हो। अब उदाहरण के तौर पर दिल्ली का कनॉट प्लेस बोल लें, देहरादून का राजपुर रोड बोल दें। अब देहरादून का राजपुर रोड किसी शांत इलाके से तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो या कोई अस्पताल का इलाका है, तो हम उसको 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। एक साइलेंट जोन, एक रेजिडेंशियल जोन, एक कमर्शियल जोन और एक इंडस्ट्रियल जोन। हरिद्वार में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ का तो नॉइज अलग होगा। तो साइलेंट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, तो ये तो हमारे 4 अलग अलग वर्गीकरण हो गए और हमने दिनों की बात कर ली। अब इसमें अगला जो कंपोनेंट आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, वो आता है डेसिबल का। भाई कितने डेसिबल हमारा साउंड होगा। अब डेसिबल भी अगर हम बड़े सिंपल वे में क्या बोलेंगे, डेसिबल क्या है, वो भी एक यूनिट ही किस्म का है ना, एक मानक ही हो गया, यूनिट हो गया। अब जैसे अगर मैं मैं अभी आवाज को अगर मैं रेज कर दूं, तो मैंने अगर रेज कर दिया तो ये डेसिबल जो है वो बढ़ गया, और ये कम कर दिया तो डेसिबल नीचे आ गया। तो ऐसे ही करके रात और दिन के मानक अलग हैं और ये चारों जोन्स के अलग हैं। मोटा मोटा अगर हम एक आंकड़ा लेके चलें तो हम 50 डेसिबल सपोज अगर उसको बोले, क्योंकि सारा खेल वही 40, 50, 55, 60, 65 उसी के बीच में हम उसको सिंपल रखते हैं। और इसको भी हम सिंपल कर देते हैं रेजिडेंशियल का। भाई आप अपने घर में रात में सो रहे हैं, आपका एक रेजिडेंशियल इलाका है, तो मैं अगर गलत नहीं बोल रहा तो शायद रेजिडेंशियल में, मेरे से बेहतर शायद आप जानती हैं, 40 या 45 और 55 है शायद, 55 और 45 45 और 55 है। यानी कि रात में हमारे घरों में 45 से नीचे होना चाहिए और दिन में 55 से नीचे होना चाहिए। अगर इससे ऊपर होगा तो इसका मतलब उन मानकों का या उस स्टैंडर्ड का उल्लंघन हो रहा है। पर एक आम आदमी को पता कैसे चले कि ये कितनी नॉइस होती है? अब ऑफ कोर्स आजकल के ज़माने में हमारे नेचुरली हमारे पास अपने फ़ोन्स हैं, तो अब कई किस्म के ऐप्स होते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो हमारे पास में तो वो, क्योंकि हमारा थोड़ा काम उस नेचर का है, तो हमारे पास में तो एक ठीक ठाक एक नॉइस पोल्यूशन का एक मीटर भी है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दें, आज सामान्य तौर पर मेरा एक एंड्रॉयड फ़ोन है, एक सैमसंग का फ़ोन है, तो अभी एक डेसिबल मीटर है, जैसे अब इसका ही ऐप लगा हुआ है डेसिबल मीटर का। तो अगर वो हमारे साथी जो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो भी अगर इसको करें, एक सेकंड लग रहा है इसको, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एनीवे इस टाइप के ऐप हैं। आपका मैं अब देख रहा था आपके पास एप्पल का फ़ोन है, आप भी बता रही थी, तो नेचुरली वो ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे। तो सबसे आसान तरीका तो नेचुरली एक ऐप में आप देख सकते हैं कि भाई इस समय हमारा कितना है। एक तरीका तो ये है। और दूसरा क्या है कि अगर हम इसको इतना टेक्निकल भी ना बनाएं, तो भाई आज चाहे वो शादियों की बात हो, हम तो व्यावहारिक रोजमर्रा की जिंदगी की बात करते हैं ना। अब शादी में दूल्हा साहब जो है अपना बैंड लेकर के चल रहे हैं, वो तो बड़े खुश हैं, है ना। तो खूब सारी बारात जा रही है, अब वो सब चीज चल रही है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो जो वहां से साउंड निकल रहा है, वो हमारे उन मानकों का उल्लंघन कर रहा है। और प्रैक्टिकल बात करें, चलिए शादियां तो 365 दिन नहीं होती हैं, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि आप देहरादून शहर के राजपुर रोड इलाके में रहती हैं, जहां पर मुझे लगता है कि आज उस इलाके का रहने वाला हर व्यक्ति अपना सर फोड़ रहा है कि मैं कहां आकर के, मैं और मेरा परिवार किस राजपुर रोड में आकर के फंस गया है। शादियों के सीजन में वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। और अगर शादियां नहीं भी हो रही, तो वहाँ इतने सारे ओपन एयर कैफेज हैं जिनकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजती है। राजपुर रोड के कैफे की आवाज़ जा रही है ट्रैफलगर एक्सटेंशन में, क्योंकि ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और ये तभी जाएगी जब आवाज़ मानकों से कहीं ज़्यादा हो। देखिए ये जो राजपुर रोड के कैफ़े हैं ना, और ये जो बार हैं, देखिए नाम तो खैर क्या लेने, लेकिन ये सब बड़े बदनाम हैं। अब बदनाम ये, क्योंकि देखिए आप और हम तो आम नागरिक हैं, हमें तो पता नहीं है कि किन नेताओं की, किन विधायकों की, किन पार्षदों की, किस नेता की, किसकी कहाँ पर, किस अधिकारी की, पुलिस विभाग की, किस महकमे की कहाँ पर कौन सी सेटिंग है कि इनके ऊपर कानून का जो शिकंजा है वो नहीं लगता है, वो नहीं पिसता है। और कई प्रताड़ित लोग राजपुर रोड के, कीर्ति मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो मेरे को भी संपर्क करते हैं। वो कहते हैं कि आप इस मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाइए। आप इस बात को सुन करके हतप्रभ हो जाएंगी
कि बड़े बड़े रिटायर्ड IAS अफसर लोग भी जो कि उस इलाके में रहते हैं, जो कि स्वयं उस सिस्टम का पार्ट रहे हुए हैं, वो भी जो है इन सफ़ेद पोश माफियाओं को, जो कि खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं इन मानकों का, बड़े बड़े बिल्डर्स। अभी हाल ही की बात है, एक बहुत बड़ा कैफ़े उसी राजपुर रोड पर है, जहाँ पर अब वो राजपुर रोड ना बदल करके तो कैफ़े रोड उसका नाम हो गया है। उस कैफ़े रोड पर वहाँ पर वो कंप्लेन मेरे को कर रहे हैं, फौज के रिटायर्ड मेजर जनरल, वो बेचारे दुखी हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी देश के बॉर्डर पर देशवासियों की रक्षा करने में लगा दी हो, उसे आज वो है एक गुहार लगानी पड़ रही है कि इस बिल्डर ने हम लोगों की सोसाइटी में हमारे जीने को हराम कर दिया है, हमारी नाक में दम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर रात में कंस्ट्रक्शन होता है। तो चाहे वो बिल्डर है, चाहे वो कोई 5 सितारा होटल है, या 5 सितारा होटल से पहले रात भर शराब परोसने वाले ये कैफ़े हैं, तो इन सब की धमाचौकड़ी ने पैसे के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में, टूरिस्ट के चक्कर में और अपने नोट के चक्कर में, और मैं सॉरी बड़ा ब्लंटली बोलूंगा, क्योंकि देखिए आम व्यक्ति के दिल में धारणा है, देखिए हमें पता तो है नहीं, लेकिन आम व्यक्ति के दिल में धारणा है कि ये मोटी घूस दी जाती है। देखिए पैसे के अलावा और क्या देंगे आप? पैसा ही तो देंगे आप पैसा ही तो देंगे, आप क्या देंगे? आज अगर आप अधिकारी हैं और मैं व्यापारी हूं, तो मैं आपको और क्या दूंगा? मैं आपको 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, आपका मेरा हफ्ता बन जाएगा। और दूसरा क्या होगा? आपकी मेरी क्या बातचीत होगी? काल्पनिक। आज अगर लोगों ने शोर मचा दिया, कीर्ति जी ने शोर मचा दिया, उन्होंने, उनके परिवार ने शोर मचा दिया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में शिकायत कर दी, DM साहब के वहां पर चले गए, गुहार लगा दी, रो पड़े, SDM के पैरों पर गिर पड़े, नगर निगम में जाकर के अपनी नाक रगड़ ली, तो क्या होगा? तो ये जो अधिकारी या ये जो लोग हैं और जो बिजनेसमैन हैं, इनके बीच में यही तो बातचीत होगी, यार 2-4 दिन थोड़ा हल्का हाथ रख लो, 2-4 दिन के बाद में फिर कर देना, ये तो साले ऐसे बोलते रहते हैं। ऐसे ही तो बात होगी। आपको क्या लगता है, ऐसे ही होगा, कुछ और होगा? सर क्या कहा जाए, पर जो आप कह रहे हैं उसमें काफ़ी सच्चाई दिखती है। मतलब हम तो अज्यूम ही कर सकते हैं ना, क्योंकि हम इस प्रोसेस में जा चुके हैं, हम देख चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जा रहा है, पर रेमेडी, रिलीफ हमें नहीं मिली है। अब मेरा अगला सवाल यही था कि अगर आपको लगे प्रशासन घुमा रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तो आम आदमी के पास रिलीफ के लिए रेमेडी क्या बचती है? मुझे लगता है कीर्ति की बिफोर वी डिस्कस रेमेडी, क्योंकि आप और मैं इस बातचीत को शुरू होने से पहले आप और मैं ही खुद बातचीत कर रहे थे, भाई नेचुरली बेबी, यू नो, वी वर जस्ट हैविंग अ चैट। तो मैं बड़ा क्यूरियस था जानने को आपके एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आप खुद राजपुर रोड में रहती हैं, मुझे मालूम है भाई, यू नो, आपका यू हैव अ चाइल्ड जिसके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, और ये खाली आपके घर की कहानी नहीं है, तो घर घर की कहानी है। घर घर में बच्चे हैं, उन्हें बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार होना है, घरों में बुजुर्ग लोग हैं जिनकी हेल्थ इश्यूज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अच्छा कामकाजी, आपके जैसे कामकाजी लोग हैं, आपको अगले दिन काम पर जाना है, आप चाहती हैं कि भाई आपकी प्रोडक्टिविटी जो हो आपकी बनी रहे, तो तमाम एक पूरा एक यू नो सभी फैमिलीज की बात है ना, इसमें तो कोई ये नहीं है कि भाई कोई एक कोई दिक्कत हो रही है, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। तो मैं थोड़ा पहले आपका मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपको भी देहरादून में आए हुए ज़्यादा 40-30 साल तो नहीं हुए, लेकिन आप लोग 5-6 साल से यहाँ पर हैं, तो आपने 5-6 सालों में क्या चेंज देखा, आपने उसको कैसे हैंडल किया, आपकी आप बीती क्या है? हमारी आप बीती सर, हम करीब 3 महीने से सफ़र कर रहे हैं, बुरी तरह झेल रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन को, जो एक 5 सितारा होटल से आ रही है। हम दिन भर कॉल करते हैं, हमारा पूरा वर्किंग डे वेस्ट हो जाता है। बच्चों के एग्ज़ाम्स, और सिर्फ मेरे घर में नहीं है, गांव में बहुत से बच्चे हैं जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम है, 10th के और 12th के भी। पुलिस में हम कॉल करते हैं, कई बार तो 112 में कॉल करने के बाद 3-3 बार भी पुलिस थाने से हमें फ़ोन तक नहीं आया है। और अब पुलिस का रवैया ये है कि आप DM साहब के पास चाहिए। हम सिर्फ चालान कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हें मना कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। पर क्या ये पुलिस का अधिकार नहीं है कि वहाँ पर वो जाकर उनको मना करके रोक दें बिल्कुल स्ट्रिक्टली, और उनका म्यूज़िक सिस्टम जब्त कर लें? नहीं, आई एम फीलिंग वेरी बैड, यू नो, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है ये आपकी ये तो एक आप बीती सुन करके, और वो मेरे चेहरे पर भी आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आपने एक वर्ड जो यूज़ किया था, आपने एक वर्ड यूज़ किया था एंग्जाइटी। जब आप और मैं बात कर रहे थे, आपने कहा कि, और इसके साथ में आपने कहा, मैं आपको बड़ा केयरफुली सुन रहा था, आपने कहा मेरे अंदर एक एंग्जाइटी हो गई है इस नॉइज़ पोल्यूशन के कारण। और दूसरा आपने एक और बात बोली, आपने कहा कि मैं कई बार और इरिटेटेड महसूस करती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, WHO ने भी कहा हुआ है कि अगर प्रोलॉन्ग नॉइस लेवल बहुत ज़्यादा है प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए,
ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, उनका लेवल बढ़ जाता है, आपके बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। बच्चों में इसका अलग इम्पैक्ट है क्योंकि उस टाइम उनका नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है, उनके नर्वस सिस्टम पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट है। कॉन्सेंट्रेशन ख़राब होता है, आगे चल के बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में, बड़े बूढ़ों में ऐसे बहुत से केसेस अगर हम ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन का एक्सट्रीम इफेक्ट दिखा है। पर्सनल लेवल पे तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे एंग्जाइटी ट्रिगर हो रही है अगर होटल में माइक टेस्टिंग भी हो रही है तो। यहाँ आने से पहले वहाँ माइक टेस्टिंग हो रही थी और मेरी एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई थी। समहाउ कंट्रोल किया उसको, मैं आई हूँ, पर मैं बहुत डिसोरिएंटेड भी हो जाती हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबके साथ शायद ऐसे नहीं होगा, पर कुछों के साथ इससे ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। कल 12:30 से लेकर दिन में रात को 10:30 बजे तक वहाँ म्यूज़िक बजा है और वो बहुत ज़्यादा लाउड लेवल पे। हम पूरे दिन कैसे काम करें वहाँ पे? हमारा वर्क फ्रॉम होम है, हम लोग काम ही नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट मीटिंग होती है हम बुला नहीं सकते। आई एम थैंकफुल कि आपने यहाँ बुला लिया क्योंकि हम वहाँ पर इंटरव्यू आज कर ही नहीं सकते थे। अगर मेरे पेरेंट्स आए थे थोड़े टाइम पहले, इतना शोर था, मुझे लगा कि आप जाओ, यहाँ पर आप सो नहीं पाओगे। तो ये समस्या पता नहीं कोई गंभीरता से लेता क्यों नहीं है, लोग एडजस्ट क्यों करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन में। शायद वो इमीडिएट इफेक्ट उनको नहीं दिख रहा, मुझे इमीडिएट इफेक्ट दिख रहा है अपने ऊपर, पर ये किस तरह से हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। हम लोग इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है। क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हम क्यों नहीं इसके बारे में बात कर रहे हैं? आपने एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया, जो नॉर्मलाइजेशन है, कि हम चीज़ों को उसको सामान्य मान लेते हैं। इतने सारे लोग प्रताड़ित होते हैं, लेकिन ये भी कितना बड़ा एक रिस्क है कि उसको भी इंसान जो है नॉर्मलाइज कर लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये ऑफ कोर्स इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। इस चीज़ से एक एस्पेक्ट और दिमाग में आता है, क्या जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, या जनता को पूरा विश्वास है कि कोई भी एक्शन लिया नहीं जाएगा? देखिए, जहाँ तक नॉइज़ पोल्यूशन की बात है, मुझे लगता है कि नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर के अवेयरनेस बहुत लो है जी, बहुत लो अवेयरनेस है। और ये एक अभी तो हम खेल देहरादून की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम आज नॉइज़ पोल्यूशन की बात करें तो हमें अपने दायरे को बढ़ाते हुए अगर हम कम से कम उत्तराखंड राज्य की बात तो करें, तो जब मैं अगर उत्तराखंड राज्य की बात करूं और नॉइज़ पोल्यूशन की बात करूं, तो एक उदाहरण मेरे सामने आता है जो केदारनाथ धाम में, जो हमारे पावन केदारनाथ धाम है, जहाँ पर आपको पता ही है वहाँ की पूरी फिजा कैसी है। आज वहाँ पर जब 300-400 हेलीकॉप्टर की सॉटीज उड़ रही हैं, तो उन सॉटीज से वहाँ पर लोगों के ऊपर, वहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर और वहाँ पर जो जानवर हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि आज, और यहाँ पर देहरादून शहर में भी मैं अगर वापस लौटूं, तो अगर किसी का घर सहस्त्रधारा हेलीपैड के आसपास है, तो वो बेचारे कितने प्रताड़ित होते होंगे, तो कितना ज़्यादा शोर है। तो राजपुर रोड वाले जो इलाके के, जो एक ज़माने में इतना प्रीमियम राजपुर रोड माना जाता था, वो उन कैफ़े, उन होटलों से, उन बिल्डरों से जो है त्रस्त हो चुके हैं। यहाँ पर इंसान हेलीकॉप्टर से त्रस्त हो चुका है। केदारनाथ धाम में जो जानवर हमारे जो हैं वाइल्ड लाइफ, वो और हमारे वहाँ के बच्चे और वहाँ के बुजुर्ग और वहाँ के स्थानीय लोग परेशान हो चुके हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, वापस अगर हम जागरूकता पर आए, तो पहली बात तो क्या है कि इसको लेकर के सामान्य तौर पर, जैसे हमने शुरू में जो बात करी, जहाँ पर हमने रात और दिन की बात करी और हमने 4 श्रेणियों की बात करी और हमने 50 डेसिबल की बात करी, उसको लेकर के इतनी जागरूकता नहीं है। दूसरा मुझे क्या लगता है, देखिए 2 सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं। आज आप देहरादून में किसी आम व्यक्ति से पूछिए, वो कहेगा भाई ट्रैफिक और वो कचरा। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ट्रैफिक में आप स्वयं फंसते हैं, आपको गाड़ियां दिखाई देती हैं और आप खुद उस ट्रैफिक में पिस जाते हैं, तो आपको बहुत सारी गाड़ियां दिख गई, हॉर्न भी बजा रहा है, और जो हॉर्न बजा रहा है तो वो भी तो साउंड पोल्यूशन हो रहा है, वो भी नॉइज पोल्यूशन है, उससे भी बढ़ेगा। तो ट्रैफिक भी जो है तमाम समस्याओं की जननी है, वो एक कभी और भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन वापस हम लौटें, जो आपका मूल सवाल था, तो ट्रैफिक में आप फंस रहे हैं, ट्रैफिक आपको दिख रहा है, ट्रैफिक के ऊपर स्टोरीज आ रही हैं, ट्रैफिक के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। दिल्ली से देहरादून आप 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, आपका स्वागत है। 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंचिए और 2.5 घंटे जो है फिर उस आसा रोडी से आप जो है वो राजपुर रोड तक पहुंचने में लगा दीजिए। तो ट्रैफिक की बात हो रही है, कचड़े की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कचड़ा आपकी आंखों में है। देहरादून शहर में 500 टन कचड़ा रोज पैदा हो रहा है। आपके सामने शीशमबाड़ा में एक और जो है कचड़े का पहाड़ खड़ा हो गया, तो ये आपको दिख रहा है। लेकिन साउंड पोल्यूशन क्योंकि आपको दिखता नहीं है, इसलिए शायद उसको लेकर के चर्चा नहीं होती है। तो इसीलिए मेरे को इस बात की प्रसन्नता है कि आज भले ही हमारे इस संवाद को, मैं कहता हूँ 100 लोग देखें,
50 लोग देखें या ज़्यादा देखें, हम तो यही चाहेंगे ज़्यादा लोग देखें, लेकिन कम से कम आज इस गंभीर मुद्दे पर देहरादून शहर में और संभवतः उत्तराखंड राज्य में भी जो है हमने इसकी बात की शुरुआत करी है। और मैं अगर अपनी बात को यहाँ समराइज करूँ तो मैं पहली बात तो यही कहूँगा कि जनता में साउंड पोल्यूशन को लेकर, नॉइज पोल्यूशन को लेकर के उतनी चर्चा नहीं है। मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारे ENT वाले डॉक्टर भाई और बहन हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो भी छोटी छोटी रील्स के माध्यम से समाज में नॉइज पोल्यूशन को लेकर के, इसके दुष्परिणामों को लेकर के, इसके अलग अलग पहलुओं को लेकर के जागरूकता लाएं। और निश्चित तौर पर जागरूकता आएगी अगर समाज में इस मुद्दे को लेकर और चेतना होगी। समाज जो है अपनी नाराजगी व्यक्त करेगा। सरकारें वैसे तो देखिए और सिस्टम बड़ा ढीठ होता है, सरकार और सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से चलती है, लेकिन एक आम नागरिक के सामने मुझे लगता है, देखिए, अपनी आवाज़ उठाने के अलावा भाई आप क्या करेंगे? आप कर तो रहे हैं, आप चिट्ठी पत्री ले रहे हैं, आप इधर उधर जा रहे हैं, आप तो इतना पेंस ले भी रहे हैं, कई लोग तो कर भी नहीं पाते हैं। तो इंसान क्या करेगा? अभी इंसान चिट्ठी पत्री लिखेगा, सरकारों अधिकारियों से मिलेगा, इधर उधर जाएगा, ज़्यादा विवश हो जाएगा, वो कोर्ट का रास्ते पे चला जाएगा, कोर्ट कुछ डायरेक्शंस देंगे, वो भी क्या होगा, थोड़ा बहुत उसका वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। हाँ, तो वो एक अलग है भाई, आप कोर्ट में चले जाइए। तीसरी बात है कि भाई कई बार पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को आते हैं, है ना, तो पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं, वो भी क्या होता है कि वो लाइफ लॉन्ग तो चलते नहीं है, वो कुछ दिन चलता है, कुछ दिन रहता है, उसका असर रहता है। उदाहरण के तौर पर आप अगर ये कई बार कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अब मैं अगर दुर्घटना का आपको उदाहरण दूं तो मैं 12 नवंबर 2024 की आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब इस शहर में दुर्भाग्यवश 6 बच्चों को हमने अपने शहर के उस ONGC रोड एक्सीडेंट हादसे में खोया था। तो जब वो हुआ तो उसके बाद में पुलिसिंग आपने देखा कि एकदम पुलिसिंग बढ़ गई थी, और जैसे ही पुलिसिंग कुछ दिन के लिए बढ़ती है तो वो जो रैश ड्राइविंग थी वो थोड़ा कम हुई थी। लेकिन ये असल में ये चीज़ें क्या ना सस्टेन नहीं करती हैं, ये कुछ दिनों के बाद में वापस अपनी चाल पर आ जाती हैं। तो ये इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। मुझे यही लगता है कि भाई सोसाइटी हैज़ टू बी मोर अलर्ट, बट वी हैव टू कंटिन्यू। एक, क्योंकि हम पर्यावरण की भी बात कर रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन से लेके, और आपने केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सोर्टीज़ की भी बात करी है। अब जो नॉइज़ पोल्यूशन, जो भी नॉइज़ वहाँ पर क्रिएट हो रही है, उसका जो एम्प्लीफिकेशन है वो पहाड़ों में कहीं ज़्यादा होता है क्योंकि ओपन एरियाज हैं। उसका जानवरों पर क्या असर पड़ता है और वहाँ की इकोलॉजी कैसे डिस्टर्ब होती है? देखिए, नेचुरली अब जैसे जो आपने एम्प्लीफिकेशन का बात बोला, भाई पहाड़ में तो भाई वैलीज हैं, तो और ये डॉक्यूमेंटेड है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्टडीज़ हैं। और ये खाली देखिए एक स्टडी की बात नहीं है, हज़ारों स्टडीज़ सरकार, देखिए दिस इज़ ऑल्सो वेरी आयरॉनिकल, और ये हमारे देश में एक बड़ी खूबी है कि सरकार ही रिपोर्ट्स को कमीशन कराती है और सरकार ही उन रिपोर्ट्स को फिर कूड़ेदान में फेंक देती है, उन रिपोर्ट्स को पढ़ा भी नहीं जाता है। तो ये हकीकत है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमारे देश का एक इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए मुद्दों, उसको साइंटिफिक तौर से देखने पर अपनी पूरी की पूरी लाइफ खपा दी हो, तो उनकी रिपोर्ट्स को, जैसे मैंने कहा, सॉरी टू यूज़ दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, तो आप क्या है ना, तो और ये ऐसे देखिए तमाम उदाहरण हैं। अब कैरिंग कैपेसिटी, उत्तराखंड में एक नया जुमला है कैरिंग कैपेसिटी, 2-3 साल से कैरिंग कैपेसिटी चल रहा है। मैं तो बड़ा क्रिटिकल हूँ इस बात को लेके। खुद मुख्यमंत्री जी ने 9 जनवरी 2024 को या 23 को, 9 जनवरी 2023 को वो जोशीमठ में जाकर के उन्होंने जोशीमठ में कहा था कि भाई हम जोशीमठ की कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी कराएंगे। जब ये जोशीमठ का पूरा प्रकरण शुरू हुआ था, कहा 9 जनवरी 2023 और आज ये चल रहा है फरवरी 2026, तो कितने महीने हो गए? 3 साल से ज़्यादा समय बीत गया। 15 अगस्त 2023 में इसी उत्तराखंड सरकार ने, कैमरे में देख के बोलने की ज़रूरत है, इसी उत्तराखंड सरकार ने ये कहा कि हम अपने प्रदेश के 15 पर्वतीय शहरों की कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी करवाएंगे। कहाँ है वो आपकी कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी? उसको तो आपने शुरू भी नहीं कराया। 15 शहरों का आपने नाम लिया, आप एक कदम आगे नहीं बढ़े। भाई जिस राज्य में मुख्यमंत्री की बोली हुई घोषणा, जो कि पब्लिक के बीच में जाकर के जो घोषणा हुई हो, जब उस पर कहीं कोई अमल नहीं हो रहा, तो हम प्रदेश की जनता जो है आप पर क्यों विश्वास करें? किस बात पर मुख्यमंत्री जी की हम बात का विश्वास करें? तो आपने खाली वहां पर जाकर के आप बात बोल करके आ गए हैं। तो ये बड़े गंभीर मसले हैं। और ये यहाँ पर देखिए, मैं दोगलापन है, सॉरी कीर्ति, मैं नाराज हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर दोगलापन इस बात का है कि मसूरी का है। आप बार बार जो एक मुंह से, आप देखिए दो मुंह से बात करते हैं लोग, नेता लोग। एक मुंह से कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, दूसरे मुंह से कहते हैं कि हम तो और हाईवे बनाएंगे और पर्यटक आएंगे
और टूरिस्ट आएंगे। तो आप भाई, आप तो ईमानदारी से जवाब दीजिए उत्तराखंड के लोगों को और देशवासियों को कि क्या आप कैरिंग कैपेसिटी करेंगे या आप और सड़कें बना करके 10-20 हज़ार और पेड़ काट करके टूरिस्ट और ट्रैफिक। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर, सिर्फ 2 चीज उत्तराखंड के लोगों को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, देहरादून के लोगों को भी, कि आप गए भाड़ में, आपकी कीमत जो है औकात जीरो है। सॉरी टू यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे कहीं बड़ा वो टूरिज्म है। और टूरिज्म का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत हाथ जोड़ करके उस टूरिज्म को मैं सम्मान इसलिए करता हूँ कि हमारे राज्य के लाखों लोगों की रोजी रोटी उस टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी जाएगा, भाई कहीं तो आप एक लकीर खींचेंगे। और हमारे टूरिज्म में जुड़े हुए हमारी बहनों और भाइयों को भी तो इस बात का एहसास होगा कि जो हमारी बैड पब्लिसिटी होती है उससे हमारा नुकसान होता है। क्या हमें टूरिज्म को उत्तराखंड राज्य में सोने की उस अंडे की मुर्गी की तरह बनाना है, जैसे एक लालची आदमी ने एक दिन रात में उस मुर्गी को काट दिया था कि जो रोज अंडे दे रही है मैं आज ही सारे के सारे अंडे निकाल लूं। तो टूरिज्म भी हमारे राज्य के लिए वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के समान है। और आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूं राजपुर रोड के लोगों को, जो कि तालियां पीट रहे हैं कि यहाँ पर एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है। आप लोग एक मुगालते में हैं, रिस्पना बिंदाल पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनने की बात हो रही है। क्या आप लोगों को मालूम है कि जब वो एलिवेटेड कॉरिडोर खत्म होगा, वो कहाँ खत्म होगा? आपको क्षणिक सुख जरूर मिलेगा उस एलिवेटेड कॉरिडोर से जब आप वहां पर अपनी गाड़ी चलाएंगे, लेकिन वो एलिवेटेड कॉरिडोर मैक्स अस्पताल के इलाके में आसपास आकर के खत्म होना है। अब आप कल्पना करिए कि वहां पर अगर आकर के 500, 1000, 2000, 1500 गाड़ियां अगर एक साथ आकर के मैक्स में गिरेंगी तो ट्रैफिक का और साउंड पोल्यूशन का और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का और AQI का और तमाम चीजों का वहां पर क्या असर पड़ना है। सर, एक सवाल और है कि नॉइज पोल्यूशन को लेकर अदालतों का क्या रुख रहा है? अगर आदमी निराश हो जाए प्रशासन से, सिस्टम से, तो क्या अदालतों की ओर जाना चाहिए? देखिए, अदालतों के चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ऑफ कोर्स NGT हो, इनफैक्ट मैं तो एक कदम और उसमें और ऐड करना चाहूँगा, जैसे NHRC भी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, कई बार उनके डायरेक्शंस भी आते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी होते हैं, हमारे उत्तराखंड राज्य में भी है। जो कोर्ट्स के डायरेक्शंस आते हैं, कई बार हम यही तो देखते हैं कि डायरेक्शन आते हैं, कुछ समय के लिए उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन फिर वहाँ पर शिथिलता आ जाती है। तो उनका जो पूर्णता, अगर हम बोलें कि पूर्णता उसमें कोई बदलाव आ रहे हैं, ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। और विशेष तौर पर मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बात करूं तो जैसे उत्तराखंड, देहरादून में अतिक्रमण को लेकर बड़ी बातचीत होती है। समय समय पर अलग अलग PILs भी अतिक्रमण को लेकर के दर्ज हुई हैं और देहरादून शहर के अलग अलग हिस्सों में उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। फिर जो भी XYZ कारण होते हैं फिर वो उसको रोक दिया जाता है। उस पर कुछ समय के लिए काम होता है, लेकिन वो सस्टेनेबल वो नहीं रहता है, ये हमको देखने में आया है। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जैसा आपने भी जिक्र किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ इसमें रूलिंग्स आई हुई हैं इसको लेकर के, साउंड पोल्यूशन को लेकर के। लेकिन अगर आप खुद देखेंगे उसके ज़मीन पर कहाँ उसका कोई इम्पैक्ट हमारे को होता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो पूरा विकास का जो हमारा मॉडल है, ये जो पूरा क्लाइमेट क्राइसिस है, जो डेवलपमेंट मॉडल का ना होना है, ये जिस किस्म के डेवलपमेंट मॉडल हमारे जो चाहे वो पॉलिसी मेकर हैं, हमारे नीति नियंता हैं, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो वो जिस किस्म के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ला रही है, जिस किस्म के बेतरतीब, अब आपने देखिए पूरे पहाड़ के पहाड़ आप उनको ख़त्म कर रहे हैं, आप उन्हें उड़ा रहे हैं। तो जो आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, आपने तो साउंड पोल्यूशन का किया, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं उसको एक दूसरे लेवल पर ले गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बड़ी रिसेंट बात है, क्योंकि हमारी पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। अभी हम फरवरी में हैं और कीर्ति, हम इस बात को भूल चुके हैं कि आज से 6 महीने पहले अगर मैं वापस देहरादून में लौटूं, इसी देहरादून शहर में 30 लोगों की मौत 15 और 16 सितंबर को आपदा में बरसात को लेके हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं पर तो आपको ठिठक करके, आपको अपने आप को ईमानदारी से क्वेश्चन करते हुए अपने से पूछना पड़ेगा कि क्या हम अपने लोकल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू बेटर। क्योंकि ये भी तो एक वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है ग्लोबल लेवल पर कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्लाइमेट क्राइसिस को अल्टीमेटली है क्या भाई। क्लाइमेट क्राइसिस तो वो तो मानव जनित है, ऑफ कोर्स हम इट्स अ ग्लोबल इश्यू, बट एट द सेम टाइम हमें कहीं ना कहीं अपने लोकल लेवल पर भी ये देखना है कि हमारे विकास के मॉडल क्या हैं। हमारे विकास के मॉडल से
पब्लिक के ऊपर, हमारी वाइल्ड लाइफ के ऊपर, हमारी इकोलॉजी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन धंधे के चक्कर में हम इतने पागल ना हो जाएं कि हम इंसानों की बलि तक देने को एक तरीके से हम तैयार हैं। और जो आप तमाम दुश्वारियों की जो बात कर रही हैं, उन दुश्वारियों में से एक बड़ी दुश्वारी जो है वो साउंड पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन की, जहाँ से आज हमारी बातचीत जो है वो शुरू हुई है। सिटीजन्स में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी एक अलग मुद्दा है, क्योंकि हम देखते हैं जंगलों में भी हमें चिप्स के पैकेट मिलते हैं अंदर। तो ये बेसिक लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक सेंस कैसे लाई जाए? आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ा ट्रेंड कर रहा है ना, लैक ऑफ सिविक सेंस। मतलब इतने वीडियो, इतने रील्स में देखता रहता हूँ उसमें। अब ये तो देखिए, ये तो बड़ा ना एक शायद एक पूरा जनरेशनल चेंज आएगा। मुझे लगता है कि ये जो करंट जो जितने लोग इस समय घूम रहे हैं हमारे देश में, 140 150 हमारे देशवासी है ना, तो इनमें ऑफ कोर्स 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बट द वास्ट मेजॉरिटी और मोस्टली जो हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, जो हम देखते हैं जैसे काइंड ऑफ टूरिस्ट विच इज कमिंग। अब वो चाहे वो टूरिस्ट है, लोकल है ना। अब आप मतलब जैसे एक अंग्रेजी का शब्द होता है अनकूथ, जिसको कहते हैं, है ना। अब आप अपने कपड़े उतार करके अब आप बताइए नाच रहे हैं, अब आप जर्मनी में नाच रहे हैं, आप थार तो इतनी बदनाम हो गई है ना। तो अब चाहे वो थार है, XYZ है, ABCD है, और जनरलाइजेशन हो गया है कि भाई जो भी HR वाली गाड़ी में आएगा या दिल्ली वाली गाड़ी में आएगा या UP वाली गाड़ी में आएगा। तो एनीवे, इफ़ यू हैव टू लीव दैट असाइड, ऑफ कोर्स यू नो, आई थिंक ये बहुत बड़ा इश्यू है। और अभी ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो सामाजिक मुद्दों के बारे में बात करते हैं, वो स्वच्छ भारत के बारे में बात करते हैं, और इतने बड़े देश में किसी भी ऐसे अभियान की सार्थकता 100% होना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन उस स्वच्छ भारत अभियान के कुछ सुखद पहलू भी हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे देश में भी कुछ अच्छे उदाहरण हैं, परिवर्तन के उदाहरण हैं। और परिवर्तन देखिए बड़ा ग्रेजुअल भी होता है, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट परिवर्तन नहीं होते हैं। और हम कई बार ही ना, क्योंकि परिवर्तन की स्पीड इतनी कम होती है, हम इन सामाजिक बदलावों को नहीं देख पाते। भाई हम तो यही कामना, कल्पना, उम्मीद कर सकते हैं कि जो देशवासी हैं, बदलाव आएगा, है ना। अगले 20-30 सालों में शायद बदलाव आएगा, क्योंकि जिस तरीके के साथ में हम चल रहे हैं, जो आपने चिप्स के पैकेट की बात करी, दारू की बोतलों की बात आपने करी, लैक ऑफ सिविक सेंस की बात करी, जहाँ बैठे आपने उसको बर्बाद कर दिया, आपने नदियों को बर्बाद कर दिया। मैं होपफुल हूँ टेक्नोलॉजी का, दैट मे बी टुमारो, कल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी। अब जैसे प्लास्टिक है, भाई प्लास्टिक तो एक वंडर मटेरियल है, लेकिन प्लास्टिक जो है, जो विशेष तौर पर ये जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स हैं, ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो क्या आने वाले समय में ऐसा प्लास्टिक बनेगा कि वो खुद ही एक हफ्ते में खुद बायो डिग्रेड हो जाएगा, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी में भी, यू नो, सो मतलब वन कैन जस्ट बी होपफुल, बिकॉज दिस कैन नॉट कंटिन्यू जैसे ये चल रहा है। अब क्योंकि हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है जिस परिवर्तन का, जिस बदलाव का हम कई दशकों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमारी जेन ज़ी के साथ में आएगा? देखिए, होप तो जो है ना नेक्स्ट जनरेशन से ही है फ्रैंकली। जो मतलब आपकी और हमारी उम्र के लोग हैं, वो अभी लोगों के बड़े फिक्स्ड आइडियाज़ हो जाते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है। तो नेचुरली भाई क्लाइमेट, एनवायरनमेंट वगैरह, भाई जब हम ही को स्कूल में पढ़ते थे, या मेरे को लगता है आपके टाइम में भी स्कूल में शायद ये सब्जेक्ट्स नहीं रहे होंगे, कि जैसे क्लाइमेट क्राइसिस को लेके या तमाम इन चीज़ों को लेकर के, सस्टेनेबल बिहेवियर को लेकर के। तो बट जेन ज़ी को भी लेकर देखिए मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। अब मिक्स्ड फीलिंग्स क्यों हैं कीर्ति? देखिए, एक ना एट द रूट ऑफ द ह्यूमन क्राइसिस और द क्लाइमेट क्राइसिस इज कंजम्पशन। और मुझे लगता है हमें कंजम्पशन के बारे में बात करनी चाहिए, उसको हम जेन ज़ी से भी रिलेट करेंगे। अब कंजम्पशन देखिए बड़ा इजी है। मेरे पास अगर एक जूता है, मैं पर्सनली अपनी बात कर लेता हूँ, मेरे पास एक जूता है तो मैं मैंने बहुत साल उस जूते को पहना है। मेरे पास अगर एक जैकेट है, आप मेरे कई अगर रील्स भी देखेंगे, आपको मेरे को एक ही जैकेट में मेरे को पाएंगे। यू आर लाफिंग ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं यार शायद ले सकता हूँ एक और जैकेट, मेरे को लगता है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अब नहीं खरीदता मैं, तो मैं ऐसा नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा साधु हूँ मैं कोई बिल्कुल परफेक्ट लाइफ लीड कर रहा हूँ, बट मैं कंजम्पशन का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो एनीवे, ये जो इवन विद जेन ज़ी में अगर वापस जेन ज़ी पर लौटूं, मेरी आज एक बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी जो कंसर्न है वो कंजम्पशन को लेकर के है। क्योंकि जब आप कोई किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उस चीज़ को कंज्यूम करने में किसी न किसी संसाधन या रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। आज अगर आप एक टी शर्ट भी खरीद रहे हैं
तो उस टी शर्ट को बनाने में भी 2-3 हज़ार, 5,000, 4,000 लीटर पानी लगा है ना। आज हमारी जेनजी कैसे कंज्यूम कर रही है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि जब तक ये इस कंजम्पशन के मॉन्स्टर को हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हम सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि सारी चीजें तो इंटरलिंक्ड है ना। कंजम्पशन इज लिंक्ड टू सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इज लिंक्ड टू सस्टेनेबल बिहेवियर, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। आप खुद कितने, मतलब आपकी आपका पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट कितना है। द ओनली रे ऑफ होप सीम्स टू बी इमर्जिंग फ्रॉम द जेन ज़ी। इनफैक्ट इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ पढ़ी थी मैंने थोड़े दिन पहले पेपर में कि यही गढ़वाल या कुमाऊं के गांव में कई जगह पर ये रूल्स हो गए हैं कि इतनी ही डिशेस होंगी, इससे ज़्यादा आप नहीं बनाओगे वरना सोशल बॉयकॉट। महिलाएं सिर्फ अपना वो जो गले का उनका ट्रेडिशनल वो है नथ है वही पहनेंगी। तो ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन को फिक्स करना ये बहुत ही खूबसूरत है। इन गाँव में हमें छोटी छोटी जगहों से सीख लेनी चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कीर्ति कि आपने इसका जिक्र किया, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हमारे उत्तराखंड राज्य में हो रहे हैं, मैं इन्हें भी थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कुछ जो कहते हैं ना रे ऑफ होप, तो इस बड़े ग्लूमी एनवायरनमेंट में जब ऐसी खबरें या ऐसी वास्तविकताएं सामने आती हैं तो वो दिल को एक सुकून देती हैं। और विशेष तौर पर यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिक्र करना चाहूँगा हमारे राज्य में जो महिलाएं हैं। मैं क्योंकि कईयों को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, जो हमारी जो यंग इलेक्टेड अभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स महिलाएं जो जीत के आई हैं, 25-25 साल की जो हमारी ग्राम प्रधान बनी हैं, वो भी सोसाइटल चेंज हमारे पर्वतीय इलाकों में ला रही हैं अपनी एक्टिविटीज़, अपने डायनामिज्म, अपने इनोवेटिव अप्रोच से। और आपने जिन कुछ गाँव का जिक्र किया, तो चाहे वो शराब की प्रथा को लेकर के हो, या ये जो एलैबोरेट कंजम्पशन के ऊपर अपने निर्णय से जो वार कर रही हैं, तो ये भी जो सुखद ये जो डेवलपमेंट्स हैं या ये जो खबरें हैं, तो जैसा आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि ये तो देखिए समाज में धाराएं चलती हैं, तो नेगेटिव भी चलता है और साथ में पॉजिटिव भी चलता है। तो मुझे लगता है हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन्हें भी नोटिस करें, इन्हें भी प्रेरित करें, और यही उम्मीद करें कि इस मुख्य धारा में और लोग जुड़ेंगे। और ये जो दानव हैं, ये जो मानवों का जो दानवीय स्वरूप है, जो सरकारों का, सिस्टम का, ये कहीं ना कहीं कम होगा। और जो अच्छाई है, जो है ना अच्छाई और बुराई, तो अच्छाई और बुराई की जीत तो सदियों से चली आ रही है। तो ये जो अच्छाई जीते, चीज़ें अच्छी हों, भाई यही हम कल्पना कर सकते हैं। हाँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही हम। हाँ, वो हमारी जन चेतना जागृत हो, ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बदलाव के लिए। बिल्कुल, सिर्फ सरकार तो नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही। एक छोटी सी बात आपसे शेयर करती हूँ, मतलब रेलेवेंट नहीं है। जैसे मैं ये गांव की बात कर रही थी, तो हम मालसी में शादी हो रही है, तो वो एक कार्ड बनता है सबके लिए। ऐसे नहीं कि कॉकटेल का अलग है या मेहंदी का अलग है, वो एक बनाते हैं। जिस फंक्शन में आप इनवाइटेड हैं उसमें वो टिक कर देते हैं। कितना बढ़िया, बताइए। वो मुझे इतना प्यारा कॉन्सेप्ट लगा, और कोई दिखावा नहीं है। जिस घर में शादी थी वहाँ से उन्होंने बोला हमारे कार्ड नहीं होता, बुलावा होता है। तो कोई कार्ड नहीं, वहाँ से 2 लड़कियाँ आई, ये भी नहीं कि घर के बड़े हैं, और वो हमें पूरा प्रोग्राम बताकर चली गई कि आपको इसमें आना। तो मुझे लगा ये कितना अच्छा कि कंजम्पशन रिड्यूस कर रहे हैं, और आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हो। ईगो नहीं है इसमें, कि यही उनका ट्रेडिशन है और यही तरीका है कि हम ऐसे ही बुलाएंगे और आप आइए। और वो इतने मन से खिलाते हैं, 3-3, 4-4 बार भोजन होता है उनके यहाँ, ये नहीं कि एक बार। 3 दिन फंक्शन चल रहे तो वो तीनों दिन बुलाएंगे। जो अच्छे गुड एग्जाम्पल्स हैं, हमें इन्हें गुड एग्जाम्पल्स को भी फोरफ्रंट में लाने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है। और यही कामना करनी चाहिए कि भाई और लोग एमुलेट करें। जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भले ही आज आपके पास धन हो। देखिए, कई मैं देखता हूँ बड़े बड़े नेताओं को, मैं देखता हूँ यहाँ पे ना, वो 10-10 हज़ार लोगों को शादियों बुला रहे हैं। भैया, तुम्हारे बेटे बेटी की शादी हो रही है, तुम क्यों अपनी बेटी की शादी को या बेटे की शादी को भी तुम एक राजनीति का अखाड़ा बना रहे हो? तो ये अब खैर देखिए उनकी पर्सनल चॉइस है। मुझे लगता है कि समाज में एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जब ये सारी चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। ये मेरा अपना मानना है कि एक टाइम में वाकई में देखिए ये चेंज आएगा, क्योंकि ये जो फूहड़पन है, मैं इसे फूहड़पन कहता हूँ। भाई, आप 10,000 20,000 लोगों को बुला करके आप किसको क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? तो ये खैर चलिए, ये तमाम चीज़ें हैं। यही उम्मीद की जानी चाहिए कि धीरे धीरे करके जो समाज में जो जिस जन चेतना का आपने इतना बखूबी जिक्र किया, कि जन चेतना हमारे समाज में आए और ऐसे सुखद बदलाव जो है हमें देखने को मिलेंगे। एक सवाल मेरे मन में ज़रूर आता है, एक महिला के तौर पे, जहाँ हमारा प्रशासन नॉइज़ पोल्यूशन जैसे मुद्दे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वहाँ गुंजन हत्याकांड जैसे
क्राइम को कैसे कंट्रोल करेगा? महिलाओं के खिलाफ क्राइम काफ़ी बढ़ चुका है और ये हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, महीनों में और पिछले कुछ सालों में। इस पर आपकी क्या राय है? तो जो उत्तराखंड की जो मैक्रो तस्वीर है, जो बड़ी तस्वीर है क्राइम की और लॉलेसनेस की, वो असल में वो वर्सन हुई है। मैं सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट अवे टू कम टू द पॉइंट, ठीक है, और वो डेटा वो पॉइंट कर रहा है। अब उसको आप स्वीकारें ना स्वीकारें, ये तो हकीकत है। और ऑफ कोर्स आप और मैं इस बात को जानते हैं और स्वीकारते हैं, और स्वीकारना भी चाहिए कि चाहे दुनिया की कोई भी सरकार हो या कोई भी पुलिस हो, वो हमारे हर पुलिस हर समय वो हमारे ड्राइंग रूम और हमारे बेडरूम में उपस्थित नहीं हो सकती। तो हमें उनको इतना अलाउंस तो निश्चित तौर पर देना ही चाहिए, है ना। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि घर घर का झगड़ा आकर के जो है वो खुद ही जो है मुख्यमंत्री जी या विधायक जी या मंत्री जी सुलझाएंगे, वो फिर अति हो जाएगी। लेकिन जब हम बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, एनसीआरबी के डेटा के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो हम ये पा रहे हैं कि कई सारे डायमेंशंस में अमंगस्ट ऑल द हिमालयन स्टेट्स सबसे जो सबसे खराब आंकड़े हैं वो उत्तराखंड राज्य के हैं। और ये हमारी देवभूमि है। और ये देवभूमि है। हम 1 या 2 दिन जो है हमारा उसको लेकर के आउटरीच है, और फिर जो है हम आगे बढ़ जा रहे हैं, अपनी जिंदगी जीने लग जाते। और इंसान करेगा भी तो खैर क्या करेगा, है ना। इंसान करेगा भी तो क्या करेगा भाई, ठीक है। आप उस दिन आपका एक कलेक्टिव आउटरीच हुआ, वो एक दिन की खबर आई और अगले दिन जो है वो ढाक के 3 पात हो गए। गुंजन वाले मामले में ये आपको भी पता है, ये मीडिया में भी बड़ा वाइडली रिपोर्ट हुआ है कि गुंजन ने या उनके परिवार ने जाकर के पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरा तो एक बड़ी शिकायत इस बात की है कि मैं कभी भी पुलिस को पब्लिक के बीच में नहीं देखता। आप मेरे को बताइएगा, मतलब ऑल्सो एज अ कंसर्न्ड सिटीजन, भाई अल्टीमेटली पुलिस का काम क्या है या प्रशासन का काम क्या है? उसे तो जनता के बीच में आकर के जनता से बात करनी चाहिए ना। अब ऐसा कोई डायलॉग तो नहीं देखा, नहीं होता और दिखती भी नहीं है। भाई एक बात बताइए, आप और मैं किसी डीजीपी के सामने, XYZ कोई भी डीजीपी हो या कोई भी IAS हो या DM हो, भाई मैं आपके सामने आकर के सर क्यों करूं? आप मेरे सर थोड़ी हो। क्या आप मेरे सर हो? आप मेरे सर नहीं हो। या आप मेरी मैडम हो, मैं आपको मैडम रिस्पेक्ट में बोल दूंगा। लेकिन अगर आप ये सोच रही हैं कि आप माई बाप हैं, तो आप इस मुगालते में मत रहिए, क्योंकि जनता जो है सर्वोपरि है। आज नेता और अधिकारी वो जनता के सब सर्विएंट हैं, अगर आप एक कायदे से बात करो, लेकिन वो जनसेवक हैं। तो ये भी आप ढकोसला मत करिए, वर्ड प्ले मत करिए। अगर आप अपने आप को मुख्य सेवक कहते हैं या सेवक कहते हैं, तो आपका आचरण भी तो उसी तरीके के साथ में होना चाहिए। बिल्कुल। आज एक आम नागरिक को अधिकारियों के सामने जाकर के क्यों सर करना पड़ता है? जो उत्तराखंड पुलिस है, और मैं यहाँ पे डीजीपी साहब से एक बात कर रहा हूँ कि डीजीपी साहब ऐसा क्यों नहीं कहते अपनी पुलिस को कि भैया आप जाकर के जनता के बीच में बैठिए, आप जनता के बीच में ये जो है सुरक्षा की पंचायतें लगाइए। मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, उत्तराखंड सुरक्षा पंचायत, कि भाई आज उत्तराखंड में सुरक्षा की पंचायत लगेगी। पहले तो हम सुनते थे कि भाई हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने ये कुछ शुरू करा। ये असल में क्या है कि हर कोई रीलबाजी के चक्कर में अभियान शुरू कर रहे हैं, ये कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, वो मीडिया की सुर्खियों में आ रहा है, लेकिन आप 1 हफ्ते बाद देखेंगे वो आया और वो गायब हो गया। इट इज बिकम लाइक फास्ट फैशन, फोटो सेशन है। जैसे आज ये फैशन आया, आज ये घोषणा हुई। भाई एक आप बताइए कि मैं क्या प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ या नहीं कर? अब मेरे को आप मुंह पे बता दीजिए। मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि जब कोई आम आदमी जा रहा है पुलिस के पास, थाने में जाने में भी वो इंटिमिडेट होता है कि पता नहीं पुलिस वाला कैसे रिएक्ट। आप एक बात बताइए, क्या पुलिस वाले पलटन बाजार में एक कोने में बैठ करके क्या एक जन पंचायत नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा। किसने आपको रोका है करने के लिए? आपको किसने रोका है कि आप उस पलटन बाजार में एक इलाके में आप ये बोलें या किसी प्रांगण में आज ये बोलें कि हमें खुली बैठक करेंगे जनता के बीच में? आप बताइए आपकी क्या बात है। और आप उस बैठक का आप उसका लाइव प्रसारण कराइए। आपका उत्तराखंड कॉप्स का जो फेसबुक पेज है जिसमें लाखों फॉलोअर हैं, आप कराइए ना। अगर आप में गट्स हैं तो आप कराइए, आप लाइव प्रसारण कराइए। और ये बात खाली आप देहरादून तक क्यों करते हैं? आप इसको उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में जाकर के कराइए। आप इसे जहां जहां पर क्राइम बढ़ रहा है, आपके पास में आंकड़े और डेटा है। अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं एक सवाल ये भी करना चाह रही थी
क्या जनता का देहरादून की पुलिस से या उत्तराखंड की पुलिस पे विश्वास है या उठ गया है? देखिए, मेरे को लगता है, देखिए आप राजनीति को साइड में कर दीजिए, मुझे लगता है पीपल आर जस्ट एब्सोल्युटली फेड अप। जो आम इंसान, देखिए आप ठेकेदारी कर रहे हैं, आप धंधा कर रहे हैं, एक अलग बात है, पर बेसिक फंडामेंटल राइट्स तो प्रोटेक्ट होने चाहिए। आज मेरे हिसाब से, अगेन पार्डन माय बैड वर्ड्स, भाड़ में जाए राजनीतिक दल, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। I am interested in the phenomena of politics and governance and all of that from that standpoint. लेकिन राजनीति जो आम व्यक्ति है, जिसको किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई धंधा पानी नहीं चल रहा, वो सिर्फ क्या चाहता है, वो सिर्फ चाहता है मेरे को सुकून में जिंदा रहने दो, चैन से हम है ना, जी ले अपने घरों में। वो और क्या मांग रहा है आपसे? वो थोड़ी कह रहा है कि आप देहरादून को जो है डेट्रॉइट बना दो या आप देहरादून को लंदन बना दो, वही तो मांग नहीं कर रहा है। कोई मैं नहीं जानता किसी को उत्तराखंड में जो कह रहा हो कि भैया इसको आप स्विट्जरलैंड बना दो, वो तो हमारे नेताओं की जो है वो बकवासबाजी है कि ये स्विट्जरलैंड, आप इसको उत्तराखंड को उत्तराखंड ही रहने दो। और इंसान को, आप तो वैसे ही 30% हमसे टैक्स ले रहे हो, 35% टैक्स ले रहे हो, हर चीज़ में आप टैक्स ले रहे हो, जीएसटी में टैक्स ले रहे हो, हम एक साबुनदानी भी ले रहे हैं तो उसमें भी आप टैक्स ले रहे हो। तो आप इतना हमसे टैक्स ले रहे हो, आप हमसे रोड टैक्स भी ले रहे हो, उसके बावजूद भी सड़कों का बुरा हाल देखो क्या हो रखा है। तो हम ये सिंपली आपसे मांग कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके माई बाप गुहार लगा रहे हैं कि आप हमें कम से कम सामान्य तौर पर जिंदा रहने दो। जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो इस शहर को, इस राज्य को और बर्बाद मत होने दो। हमारे को आपसे कोई और अपेक्षा नहीं है, हमें आपका विकास और आपके विकास का मॉडल नहीं चाहिए। हमें अपना देहरादून चाहिए कि हम घर से निकलें तो हम रात को घर में प्रॉपरली पहुंच पाएं। क्योंकि हम इतनी गहराई में बात कर रहे हैं पुलिस के बारे में, प्रशासन के बारे में, तो एक छोटा सा सवाल है। कुछ दिनों पहले आपने भी इस मुद्दे पर बात की थी कि देहरादून में वीआईपी मूवमेंट बहुत बढ़ गई है और वीआईपी मूवमेंट में काफ़ी पुलिस का अरेंजमेंट किया जाता है। देखिए, हमारी ना एज सिटीजन्स बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि जो आम नागरिक है और जो चिंतनशील नागरिक है वो तो ऑफ कोर्स पिसा हुआ है। तो वो क्या है, वो अपनी भड़ास निकालता है। जैसे हम भी नेचुरली भाई, हम भी अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने एंगर को, अपनी एंग्जाइटी को, भाई हमें भी तो वेंटिलेट करना है, तो हमें कहीं ना कहीं उसको एक्सप्रेस करना है। तो हम अपनी नाराज़गी किस पे जाहिर करते हैं? भाई जैसे घर की बात भी होगी, आज अगर हम घर पे भी नाराज़ होते हैं तो एक दूसरे पर ही तो हम सामान्य तौर पर जो हमारी एंग्शियसनेस होती है वो अपनों पर ही निकलती है, एक तरीके से कहने की बात है। तो कहीं ना कहीं पे हम, क्योंकि आज तक भी देखिए, और ये भी एक बड़ी, मैं एक और थोड़ा और उस पर जाऊं, इनफैक्ट एक स्तर पर हमारी सरकारों को और हमारे सिस्टम को इस बात से खुश होना चाहिए कि हम उनसे इतना नाराज़ हैं। खुश इसलिए होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पर एक संदेश ये है कि आज हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो शायद स्थिति में सुधार लाएंगे। लेकिन इतना भी तो खराब हालत हो सकती थी कि हम अपनी सरकारों से और अपने सिस्टम से कोई गुहार ही ना लगाते कि हम उनको कंप्लीटली गिव अप कर चुके होते। तो ये वाली सिचुएशन शायद और ख़राब थी। तो एक मैं इस बात को बोलना चाहता था। देखिए, दूसरी मैंने मिक्स्ड फीलिंग्स की बात करी कि ठीक है हम अपनी फ्रस्ट्रेशन पुलिस पे, प्रशासन पे, जबकि हकीकत ये है कि कई मामलों में उनका कार्य भी बड़ा उल्लेखनीय होता है, क्योंकि वो बड़े सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं। और मैं एक मामले में मैं उनका पक्षधर हूँ। मैं पुलिस के लिए बैटिंग करना चाहूँगा आपके इस पॉडकास्ट से। दिल्ली देहरादून हाईवे 2.5 घंटे में खुलने वाला है। हर कोई धामी जी ताली पीट रहे हैं कि हम दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब जो ट्रैफिक यहाँ पर आकर के फंसेगा, जो ट्रैफिक की, मैं उसे ट्रैफिक की सुनामी कहता हूँ। अब क्या है, अब आप असल में वो है कुछ नहीं, वो आ बैल मुझे मार वाली बात है। अब आपने क्या करा, अब आपने वो उठा करके प्रॉब्लम पुलिस को दे दी। जब आपने वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया, क्या आपने उसको उस समय जब कंसेप्चुलाइज किया गडकरी जी ने और इन लोगों ने, क्या इन लोगों ने पुलिस से बात करी थी? तब तो इन्होंने बात नहीं करी। और जो पुलिस की मैन पावर की जेन्युइन शॉर्टेज है, वो अपनी जगह उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। इसके अलावा तमाम 2 नंबर किस्म के लोगों के जो खनन में लिप्त हैं, माफिया किस्म के लोग हैं, ऐसे किस्म के लोगों को भी पुलिस विभाग, उनको भी इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो ये जो पूरा वीआईपी मूवमेंट है, जो देहरादून शहर में 7 वीआईपी औसत प्रतिदिन आए, ये आंकड़ा मैंने अखबार में पढ़ा था कि 2025 में प्रतिदिन औसत 7 वीआईपी देहरादून शहर में आए थे।
2500 से ज़्यादा VIP आए, उसमें 6 तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति स्तर के थे और बाकी अब टटपुंजिया टाइप के VIP भी होंगे, इसमें बहुत सारे, भाई आपको VIP का दर्जा दे दिया। तो पुलिस को भी बहुत सारे लिमिटेशंस में मिलकर के काम करना पड़ रहा है। एंड नाउ द बॉल इज बैक इन द कोर्ट ऑफ द बिगेस्ट पर्सन इन उत्तराखंड। बिगेस्ट पर्सन कौन होता है किसी भी राज्य का? वो मुख्यमंत्री होता है। तो जिस तरीके से एक कंपनी का एक कोई चेयरमैन होते हैं या CEO होते हैं, उसी तरीके के साथ में राज्य के भी तो कोई ना कोई CEO हुए। अगर वो CEO हुए या उनका बोर्ड हुआ, तो ये तो स्ट्रेटेजिकली उनको देखना है कि मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मेरे रिसोर्सेज कैसे अलाइंड हैं, मेरी क्या प्राथमिकताएं हैं, मेरे कहाँ पर गैप्स हैं। आज एक अच्छी कंपनी कैसे चलती है? तो ऐसी तो चलती है। तो जब तक अगर आप पुलिस की जेन्युइन इश्यूज को, और ये खाली पुलिस की बात ही नहीं है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट होगा या वो हमारा शिक्षा का विभाग होगा, जो हमारे विभाग, अब वन विभाग है, अब अगर हमारे जंगलों में इतनी आग लगती है, क्या हमारे पास पर्याप्त वन कर्मी है ना? तो आपका टॉप तो बड़ा हैवी हो गया, आपके पास बहुत सारे ऑफिसर्स हो गए, लेकिन क्या जो आपकी ग्राउंड फोर्स है? तो ऐसे ही करके जो पुलिस की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, पिछले कुछ सालों में पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस की भी जो डिप्लॉयमेंट देहरादून शहर में है, अब आप खुद ही देखिए ना, आपके मेरे सामने बच्चे को पता है कि कितना ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर हो गई। हर साल 90,000 गाड़ियाँ देहरादून, 80-90,000 गाड़ियाँ देहरादून RTO में रजिस्टर होती हैं। तो गाड़ियाँ इतनी रजिस्टर हो रही हैं। अब ये तो धामी जी को सोचना चाहिए एज द CEO ऑफ उत्तराखंड कि यार व्हाट शुड आई डू अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, व्हाट शुड आई डू अबाउट इंक्रोचमेंट, व्हाट शुड आई डू अबाउट वॉकेबिलिटी, व्हाट शुड आई डू अबाउट साइकिलिंग, यू नो। तो ये तो अब दीज आर स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस। बट अगर आपको तो स्ट्रैटेजी में जाना ही नहीं है, अब पुलिस के अगर कोई जेन्युइन इश्यूज हैं, तो मैं तो कई बार इस बात को लेके कंप्लेन करता हूँ। अब कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी को डेलीगेट कर दीजिए, अपनी पार्टी के किसी अच्छे बंदे को डेलीगेट कर दीजिए। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, अब सारे काम भी खुद करने हैं। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी के पास 40 विभाग हैं, तो भाई आप 40 विभाग लेकर के क्यों बैठे हुए अपने पास में? 35-40 विभाग आप डिसेंट्रलाइज करिए। आपको 11 मंत्री रखने चाहिए थे। ये भी तो गवर्नेंस का बहुत बड़ा फ्लॉ है। अब देखिए, ये कोई राजनीतिक कारण है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो उत्तराखंड राज्य का कैबिनेट है, हमारे यहाँ पे 70 विधायक आते हैं। उत्तराखंड राज्य में एक मुख्यमंत्री के साथ में 11 मंत्री हो सकते हैं। इस सरकार को बने हुए 4 साल हो गए, 1 साल के बाद में चुनाव होगा। तो ये भी तो एक उत्तराखंड की जनता के सामने जिज्ञासा है और ये सवाल करती है। इट्स लाइक प्लेइंग अ क्रिकेट मैच और अ फुटबॉल मैच। क्रिकेट में 11 लोग होते हैं। कल अगर आप हमारी टीम की कैप्टन बन जाएं और आप ये बोलें कि अनूप हम तो खाली 6 लोगों की टीम के साथ में मैच खेलेंगे, तो क्या हमारी टीम कभी मैच खेल पाएगी? हमने तो हारना ही हारना है। तो गवर्नेंस के मैच में उत्तराखंड का जो कैबिनेट है वो इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वो 50% कैपेसिटी पे खेल रहा है, वो फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग नहीं कर रहा है। और जब आप इस तरीके से काम करते हैं जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, तो उसका जो खामियाजा है वो राज्य की जनता को भुगतना पड़ता है। राज्य के विभागों जैसे कि पुलिस विभाग को और अन्य विभागों को निपटना पड़ता है, झेलना पड़ता है। यही उम्मीद की जानी चाहिए आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि शायद इन लोगों को सद्बुद्धि आएगी। ये अपने गवर्नेंस करने के तरीकों में अगली सरकार, जिसकी भी सरकार बने, यू एंड आई डोंट केयर, यू नो, कौन बन रहा है आपको मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मेरा किसी से कोई धंधा नहीं है। कौन मुख्यमंत्री बने, कौन मंत्री बने, कौन संतरी बने, आपको मेरे को कोई नहीं लेना देना। आप और मैं यही चाहते हैं, अगर मैं ये बात को बोलूं, कि देहरादून शहर में अमन चैन का माहौल हो, यहाँ पर हमें ट्रैफिक से और कचड़े से निजात मिले, हमारा साउंड पोल्यूशन कम हो, जहाँ से आपने बात शुरू करी थी। हमारे जो व्यापारी भाई बहन हैं वो भी आम नागरिकों की पीड़ा में, आप भी धंधा करिए, पैसा बनाइए, लेकिन यार इतनी ज़्यादा आप भी तो अति मत करिए ना। आप भी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। खाली आप ही के ऊपर जो 5 स्टार होटल है उन्हें मालूम है हम किसका नाम ले रहे हैं। आज 5 स्टार होटल के GM भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये इस रील को जो है 5 स्टार होटल के उसको भिजवा देना। यार आपके भी तो बीवी बच्चे हैं, आपको भी तो इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप खुद क्यों नहीं इंश्योर करते? आप क्यों वेट कर रहे हैं कि यार पब्लिक जो आकर के आपको बोलेगी और जो है सरकार के पास हमको जाना पड़ रहा है? तो प्लीज यूज योर एक्सरसाइज योर ओन रिस्ट्रेंट, यूज योर ओन कॉमन सेंस, टेल योर पीपल यार नॉट टू प्ले द म्यूजिक बियॉन्ड 10 o'clock ना, डोंट हैरेस पीपल, यू नो। आप लोगों की बदुआएं क्यों ले रहे हैं? आपका होटल नहीं चलेगा, आपका बार नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ऊपर लोगों की बदुआ लगेगी। आप प्लीज हाथ जोड़ करके, हम देहरादून के लोग आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि धंधा कीजिए, लेकिन धंधा सीमा के भीतर रह करके कीजिए। तो यही हम उम्मीद करेंगे कि शायद जो हमारी पीड़ा है इन बड़े लोगों तक पहुंचेगी। आपने बहुत खूबसूरती से हमारी पीड़ा को पहुंचा दिया है।
पाएंगे ऐसा। इतने अच्छे से तो शायद हम भी इनके मैनेजमेंट से नहीं बोल पाते, हालांकि हमारी तरफ से लेटर्स गए हुए हैं, पर अनूप जी ने बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारी पीड़ा का उल्लेख किया है। तो प्लीज़ बिजनेस करिए, बट डू इट रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली एंड इन एन एनवायरमेंट कॉन्शियस वे। दैट्स ऑल वी नीड। वी आर गोइंग इन फॉर अ रैपिड फायर राउंड विद श्री अनूप नौटियाल जी। ध्वनि प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्या या सिर्फ नागरिक असुविधा? नागरिक असुविधा। तेज डीजे या लाउडस्पीकर, गैर कानूनी या परंपरा के नाम पर छूट? गैर कानूनी। वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे परेशान करने वाली आवाज कौन सी होती है? हेलीकॉप्टरों की सॉटीज। शांति लग्जरी है या हमारा मौलिक बुनियादी अधिकार? हमारा अधिकार। क्या शांति एक लग्जरी बनती जा रही है? यस। ऐसा कोई शहर जहाँ शोर नियंत्रण बेहतर लगता हो? साउथ इंडिया के शहर। पुलिस सशक्त, बेबस या काम नहीं करना चाहती? सिस्टम के द्वारा खुद बेचारे जिनको रक्षा करनी चाहिए वही खुद बेबस हो रखे हैं। नागरिक शिकायत, असरदार या समय की बर्बादी? असरदार। डेस्टिनेशन वेडिंग्स, पर्यटन या पर्यावरणीय खतरा? पर्यावरणीय खतरा। ध्वनि प्रदूषण को लेकर सबसे बड़ा भ्रम क्या है? जानकारी का अभाव। सबसे इरिटेटिंग आवाज जो आपको तुरंत गुस्सा दिला दे? हॉर्न। ये जो हॉर्न बजते हैं, मैं वाकई में मैं उससे बहुत ज्यादा इरिटेट होता हूँ। आपको मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर रेड लाइट पर गाड़ी रुकी है तो कृपया हॉर्न ना बजाएं। कोई वहाँ घर बसाने नहीं आए, सबको जाना है। अगर एक दिन के लिए सब लाउडस्पीकर बंद कर दें, कहाँ से शुरुआत करेंगे? ये बिल्कुल उच्च स्तर पर सचिवालय स्तर से एक शुरुआत होनी चाहिए कि आज हमारा नॉइज फ्री डे हो। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है नॉइज फ्री डे का, काश ऐसे हो पाए। अगर एक आवाज़ जो आप हमेशा के लिए बचा सकें, वो कौन सी होगी? हमारे घर के आसपास एक बेजुबान व्यक्ति आकर के बांसुरी बजाते हैं, तो वो अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। हमारा इंटरव्यू समाप्त हुआ और हमें काफ़ी अच्छे आंसर्स आपने दिए। नहीं इंटरव्यू नहीं था तो बातचीत हमारी रही है। थैंक यू सो मच है, एंड आपने इनवाइट किया।